टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। भारत ने पहली बार किस देश के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शन ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी चीन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के साथ एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट यानी MLSA सहित 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में रक्षा सहयोग, साइबर तकनीक और खनन इत्यादि समझौते शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण पर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। तो इस तरह पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप लॉन्च किया है। इसे अन्य किस मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के साथ मिलकर एक ऑनलाइन पोर्टल द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी टुलिप की शुरुआत की है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों यानी ULBs और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। टुलिप भारत के स्नातकों की मार्केट वैल्यू को बढ़ाने में सहायता करेगा और शहरी नियोजन, परिवहन इंजीनियरिंग, पर्यावरण, नगर पालिका, वित्त आदि जैसे विविध क्षेत्रों में एक संभावित प्रतिभा पूल बनाने में मदद करेगा। इससे न केवल संभावित शहर प्रबंधकों बल्कि प्रतिभाशाली निजी गैर सरकारी क्षेत्र के पेशेवरों के सृजन में तेजी आएगी। इस प्रकार टुलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम भारत के ULB और स्मार्ट शहरों के कामकाज में नई ऊर्जा और विचारों को विकसित करेगा। इस साल करीब 25,000 स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप कर सकेंगे। तो इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन से पता चलता है कि सही उत्तर ऑप्शन ए है। दूसरा सवाल, हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS की वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2018 जून 2019 जारी की गई है। यह इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर दूसरी वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। इस सर्वेक्षण में 1,01,579 घरों को कवर किया गया है और 4,20,757 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया है। अधिक समय अंतराल पर श्रम बल के आंकड़ों की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS शुरू किया था। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करने वाली पहली वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2017, जून 2018, मई 2019 में जारी की गई थी। तो इस तरह एक्सप्लेनेशन से पता चलता है कि इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 3 जून, 5 जून, 3 जुलाई या 5 जुलाई। जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण 2020 की थीम बायोडायवर्सिटी है। हर साल अलग अलग देश इस दिवस की मेजबानी करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन कोलंबिया और जर्मनी साथ मिलकर कर रहे हैं। वर्तमान पर्यावरणीय संकट एक चेतावनी है जिसे ध्यान में रखते हुए जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देना अब प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस संस्था ने सुमेरु पैक्स नामक उपकरण विकसित किया है? ऑप्शंस है ICMR, CSIR, DRDO या एम्स। DRDO ने सुमेरु पैक्स नाम का एक उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण प्रमुख रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE पहनने वाले डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों के लिए बनाया गया है। डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मचारियों से मिले फीडबैक के अनुसार वे 30 से 45 मिनट से अधिक समय तक PPE पहनने के बाद असहज महसूस करते हैं और उन्हें पसीना आने लगता है, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है।
इस फीडबैक के अनुसार डीआरडीओ ने सुमेरु पैक्स नामक एक व्यक्तिगत वायु संचलन प्रणाली विकसित की है, जिसका उपयोग पीपीई के अंदर लगभग 500 ग्राम वजन के छोटे बैग के रूप में किया जा सकता है। यह उपकरण 39 डिग्री सेल्सियस के परिवेश के तापमान पर अच्छी तरह से काम करता है और पहनने वाले को बिना पसीने के आरामदायक और ठंडा रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन सी, डीआरडीओ। क्वेश्चन नंबर 5, चीन द्वारा पीओके में सीपीईसी के तहत कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यह प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? ऑप्शंस है सिंधु नदी, झेलम नदी, सतलज या रावी नदी। चीन की मल्टी बिलियन डॉलर परियोजना सीपीईसी के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 1124 मेगावाट की कोहाला पनबिजली परियोजना स्थापित की जा रही है। इस परियोजना के लिए चीन के 3 गॉर्जेस कॉरपोरेशन, पीओके अथॉरिटीज और पीपीआईबी के अधिकारियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। इस परियोजना का निर्माण झेलम नदी पर किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पाकिस्तान के लोगों के लिए प्रति वर्ष 5 बिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ और कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराना है। 3000 किलोमीटर लंबे सीपीईसी का उद्देश्य चीन और पाकिस्तान को रेल, सड़क, पाइपलाइन और ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है। यह चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, जो चीन को अरब सागर तक पहुंच प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 6, किसी राज्य के लिए अनिवार्य तत्व माने जाते हैं? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता या भूभाग। आइए कूट देखते हैं। ऑप्शंस हैं केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 या उपरोक्त सभी। किसी भी राज्य के होने की शर्त है कि उसमें 4 तत्व विद्यमान हों: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। भूभाग अर्थात एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार राजनीतिक क्रियाएं करती हों। जनसंख्या राज्य होने की शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। सरकार यानी सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य और सरकार में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। अंतिम है संप्रभुता या प्रभुसत्ता। यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात उसकी सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए। अब अगर हम प्रश्न को देखें तो ऑप्शंस में था जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और भूभाग। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कारण से ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं माना जा सकता था? ऑप्शंस है निश्चित भूभाग के अभाव के कारण, जनसंख्या के अभाव के कारण, सरकार के अभाव के कारण या संप्रभुता के अभाव के कारण। राज्य की अवधारणा के लिए भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता ये चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो, किंतु संप्रभुता की कमी के कारण राज्य की अवधारणा पूरी ना हो सके। प्राचीन भारत में जब वायसराय भारतीय भूभाग का सर्वोच्च प्रशासक होता था तो एक निश्चित भूभाग के भीतर जनता उसकी आज्ञा का पालन करती थी, लेकिन तब भी वह संप्रभु नहीं था क्योंकि वह ब्रिटेन की सरकार के आदेशों के तहत कार्य करता था। तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संप्रभुता के अभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता के कारणों में शामिल हैं: पहला, भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरा, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियां हैं। तीसरा, भारत एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका में है। और चौथा, भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। आइए अब कूट देखते हैं। ऑप्शंस है केवल 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3 या 1, 2, 3 और 4 सभी।
भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता को कई स्तरों पर महसूस किया जा सकता है। जैसे भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे खतरों से निपटने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रणाली जरूरी है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष अभी कई चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद इत्यादि। भारतीय राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और यह वंचित वर्गों को समानता की स्थिति में लाने के लिए गंभीर प्रयास करता है। अलग अलग कारणों से वंचन का शिकार हुए लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जरूरी है कि भारत में एक सुगठित राजनीतिक संरचना हो। भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। विभिन्न हित समूहों के बीच टकराव को रोकने के लिए तथा उनमें सामंजस्य बनाने के लिए एक राजनीतिक संरचना जरूरी है। तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण पाया जाता है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या स्विट्जरलैंड। आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद माना गया कि कानूनों का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों में कोशिश की जाती है कि जनता की इच्छाओं को सीधे तौर पर जान लिया जाए। इसके लिए वहाँ कुछ विशेष व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, जैसे पहल यानी इनिशिएटिव तथा जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम। इसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना जाता है। किंतु सामान्यतः जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की अधिकता के कारण व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं हो पाता कि सारी जनता की राय जानी जा सके। इसलिए वर्तमान समय में अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से विधायिका का गठन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है? ऑप्शंस है राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका दोनों, और डी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों नहीं। कार्यपालिका के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका यानी राजनीतिक कार्यपालिका कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होती है, जिसे जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है। उदाहरण के तौर पर भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल या अमेरिका में राष्ट्रपति। दूसरा है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में वे उच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं जो अधिकारी तंत्र के अंग होते हैं तथा जिनका कार्यकाल किसी तरह के निर्वाचन पर निर्भर नहीं होता। उदाहरण के लिए भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारी। स्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होता है। इसमें शामिल लोगों को प्रशासन के क्षेत्र में विशेष दक्षता हासिल होती है। इसलिए जिन बिंदुओं पर राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी दक्षता से वंचित होती है, वहां स्थायी कार्यपालिका के सदस्य उसकी सहायता करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन ए, राजनीतिक कार्यपालिका। आइए बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में अंबरनाया नदी में लगभग 20,000 टन डीजल रिसाव की घटना देखी गई है। यह नदी किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन या अर्जेंटीना। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।